मित्रों, आज प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 19वां भाग, शुरू का रहन सहन। सरगनों और राजों की चर्चा हम काफ़ी कर चुके। अब हम उस ज़माने के रहन सहन और आदमियों का कुछ हाल लिखेंगे। हमें उस पुराने ज़माने के आदमियों का बहुत ज़्यादा हाल तो मालूम नहीं, फिर भी पुराने पत्थर के युग और नए पत्थर के युग के आदमियों से कुछ ज़्यादा ही मालूम है। आज भी बड़ी बड़ी इमारतों के खंडहर मौजूद हैं जिन्हें बने हज़ारों साल हो गए। उन पुरानी इमारतों, मंदिरों और महलों को देखकर हम कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं कि वे पुराने आदमी कैसे थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। उन पुरानी इमारतों की संग तराशी और नक्काशी से ख़ासकर बड़ी मदद मिलती है। इन पत्थरों के कामों से हमें कभी कभी इसका पता चल जाता है कि वे लोग कैसे कपड़े पहनते थे, और भी बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं। हम ये तो ठीक नहीं कह सकते कि पहले आदमी कहाँ आबाद हुए और रहने सहने के तरीक़े निकाले। बाज़ आदमियों का ख़याल है कि जहाँ अटलांटिक सागर है वहाँ अटलांटिक नाम का एक बड़ा मुल्क था। कहते हैं कि इस मुल्क में रहने वालों का रहन सहन बहुत ऊंचे दर्जे का था, लेकिन किसी वजह से सारा मुल्क अटलांटिक सागर में समा गया और अब उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं है। लेकिन किस्से कहानियों को छोड़कर हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुराने ज़माने में अमेरिका में ऊंचे दर्जे की सभ्यता फैली हुई थी। तुम्हें मालूम है कि कोलंबस को अमेरिका का पता लगाने वाला कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोलंबस के जाने के पहले अमेरिका था ही नहीं। इसका खाली इतना मतलब है कि यूरोप वालों को कोलंबस के पहले उसका पता न था। कोलंबस के जाने के बहुत पहले से वो मुल्क आबाद और सभ्य था। युकेटन में, जो उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको राज्य में है, और दक्षिणी अमेरिका के पेरू राज्य में पुरानी इमारतों के खंडहर हमें मिलते हैं। इससे इसका यकीन हो जाता है कि बहुत पुराने ज़माने में भी पेरू और युकेटन के लोगों में सभ्यता फैली हुई थी, लेकिन उनका और ज़्यादा हाल हमें अब तक नहीं मालूम हो सका। शायद कुछ दिनों के बाद हमें उनके बारे में कुछ और बातें मालूम हों। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया में सबसे पहले मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, हिंदुस्तान और चीन में सभ्यता फैली। मिस्र अब अफ्रीका में है, लेकिन हम इसे यूरेशिया में रख सकते हैं क्योंकि वो इससे बहुत नज़दीक है। पुरानी जातियां जो इधर उधर घूमती फिरती थीं, जब कहीं आबाद होना चाहती होंगी तो वे कैसी जगह पसंद करती होंगी? वो ऐसी जगह होती होगी जहां वे आसानी से खाना पा सकें। उनका कुछ खाना खेती से ज़मीन में पैदा होता था, और खेती के लिए पानी का होना ज़रूरी है। पानी न मिले तो खेत सूख जाते हैं और उनमें कुछ नहीं पैदा होता। तुम्हें मालूम है कि जब चौमासे में हिंदुस्तान में काफ़ी बारिश नहीं होती तो अनाज बहुत कम होता है और अकाल पड़ जाता है। गरीब आदमी भूखों मरने लगते हैं। पानी के बगैर काम ही नहीं चल सकता। पुराने ज़माने के आदमियों को ऐसी ही ज़मीन चुननी पड़ी होगी जहाँ पानी की कसरत हो। मेसोपोटामिया में वे दजला और फरात, इन दो बड़ी नदियों के बीच में आबाद हुए। मिस्र में नील नदी के किनारे, हिंदुस्तान में उनके करीब करीब सभी शहर सिंध, गंगा, जमुना इत्यादि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे आबाद हुए। पानी उनके लिए इतना ज़रूरी था कि वे इन नदियों को देवता समझने लगे, जो उन्हें खाना और आराम की दूसरी चीज़ें देता था। मिस्र में वे नील को पिता नील कहते थे और उसकी पूजा करते थे। हिंदुस्तान में गंगा की पूजा होने लगी और अब तक उसे पवित्र समझा जाता है। लोग उसे गंगा माई कहते हैं, और तुमने यात्रियों को गंगा माई की जय का शोर मचाते सुना होगा। ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों वे नदियों की पूजा करते थे, क्योंकि नदियों से उनके सभी काम निकलते थे। उनसे सिर्फ पानी ही न मिलता था, अच्छी मिट्टी और बालू भी मिलती थी, जिससे उनके खेत उपजाऊ हो जाते थे। नदी ही के पानी और मिट्टी से तो अनाज के ढेर लग जाते थे। फिर वे नदियों को क्यों ना माता और पिता कहते? लेकिन आदमियों की आदत है कि वे कामों के असली सबब को भूल जाते हैं। वे बिना सोचे समझे लकीर पीटते चले जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नील और गंगा की बड़ाई सिर्फ इसलिए है कि उनसे आदमियों को अनाज और पानी मिलता है। दोस्तों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम का 19वां भाग। मैं मोइन शमसी हूँ। अगली मुलाकात में लेकर आऊँगा इससे आगे की बातें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।